आज मैं डॉक्टर के पास आई थी। मैं बाहर बेंच पर बैठी थी तो वहां पर मौजूद औरतों में एक चेहरा देखा। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्या ये वही लड़की है? लेकिन फिर मैंने उस पर एक गहरी नजर डाली तो मुझे यकीन हो गया, हाँ ये तो वही चेहरा है जो मेरे मायके में हमारे घर के पीछे रहती थी। मैं बेंच से उठकर उसके पास गई और उससे कहा, गुड़िया तुम यहाँ? वो मुझे देखकर एकदम चौंक सी गई और बोली, दीदी आप? उसकी बात अधूरी रह गई थी, शायद मुझे देखकर हैरान थी। मैंने उससे कहा, हाँ गुड़िया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरे इस सवाल पर वो रोने लगी। मैंने उसको गले से लगाया ताकि उसको थोड़ी तसल्ली हो, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। इसकी हालत देखकर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई? उसकी मोटी मोटी खूबसूरत आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल मोह लिया था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो 16 साल की थी, एक हसीन सी गुड़िया थी। वो मासूमियत से मेरी तरफ देखते हुए बोली कि दीदी मैं आपको क्या बताऊं, आप तो जानती ही हैं मैंने शुरू से ही बेसहारा जिंदगी गुजारी है। मेरे पापा के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे चाचा हमें अपने घर ले आए थे, लेकिन चाचा का रवैया हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कुछ साल ही गुजरे थे कि माँ भी चल बसी। मैं उस घर में बिल्कुल तनहा हो गई थी। हर आदमी का चेहरा मुझे अजनबी लगने लगा था। उस घर में कोई मेरा अपना नहीं था, बस एक मेरी चाची थी जो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे अपनी बेटी की तरह समझती थी। एक रात हमारे घर में एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि अचानक बिजली चली गई। माँ के इस दुनिया के जाने के बाद मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। बिजली जाते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कमरे से निकलकर बाहर भागी। जैसे ही हॉल में पहुंची तो वहां मेरी टक्कर एक इंसान से हुई और उसी समय बिजली भी आ गई, जिससे उस आदमी ने मेरा चेहरा देख लिया था। मैंने भी उसे एक नजर देखा था। वो एक 50 साल का बूढ़ा इंसान था। मैं उसे देखते ही उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ दौड़ी। मैं वहां से लौट तो आई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये टक्कर मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। फिर अगले ही दिन जब मैं चाचा को चाय देने गई तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही कि मेरी आत्मा तड़प कर रह गई। चाचा ने मुझसे कहा कि अगले ही हफ्ते तुम्हारी मिस्टर शर्मा के साथ शादी है। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप फर्श पर गिर गया। चाचा ने मेरा रवैया देखकर मेरी तरफ आग बरसाती नजरों से देखा कि मेरा पूरा जिस्म डर से कांपने लगा था। मैं वहां से उल्टे कदमों दौड़ती हुई अपने कमरे में जा छुपी। मैं जानती थी चाचा मुझे अपने कारोबारी डील के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो यही तो करते थे। हमेशा हर जगह हमारी ही जिंदगी को नर्क में झोंक दिया जाता था। मैं बेबस थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दिल किसी गहरे समंदर की लहरों की तरह तड़प रहा था। मुझे तो अभी बहुत पढ़ना था, लेकिन ये लोग मेरे साथ क्या जुल्म करने जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद चाची कमरे में आई, जो बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने अपने हाथ में कपड़ों का एक थाल उठा रखा था। वो मेरे पास आई और बोली कि कल तेरी शादी है, ये जोड़ा आया है तुम्हारे ससुराल से। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, चाची आप तो ये जुल्म न करें मेरे साथ। चाची की आंख से भी खामोशी का एक आंसू गिरा था, जिसे मैंने महसूस कर लिया था। वो भी चाचा के जुल्म से सताई हुई थी। चाची ने कहा, बेटा ये लोग बहुत जालिम हैं। यहाँ तेरे जैसी मासूम बच्चियों की कोई जगह नहीं है। अगर तूने ये शादी नहीं की तो वो मुझे मार डालेंगे। चाची के एक एक शब्द में सच्चाई थी। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी कि किसी तरह मुझे वहां से निकाल दे। मैं उम्मीद भरी नजरों से चाची की तरफ देख रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटा एक रास्ता है, और फिर मैं खामोशी से उनका मुंह देखती रही। मैं जानती थी वही मुझे इस जंगल से निकाल सकती है। शाम को जैसे ही सब अपने अपने कामों में मग्न हो गए थे, चाची मेरे कमरे में आई और मुझे एक चादर उड़ा दी और कुछ पैसे भी दिए और मुझे लेकर घर के बरामदे में आई, जहां एक खुफिया दरवाजा था। चाची ने मुझे कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं ठीक कर रही हूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस जुल्म का शिकार नहीं होने दूंगी।
उन पैसों से तुम आराम से किसी दूसरे शहर भी जा सकती हो और वहां जाकर किसी हॉस्टल में भी रह सकती हो। अब तुम कहीं भी चली जाना, लेकिन यहां वापस कभी मत आना। एक आखिरी बार मैं उनके सीने से लगी, क्योंकि एक वही थी जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। खैर, मैं वहां से निकल तो आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहां जाना है। काली अंधेरी रात थी, हर तरफ खामोशी थी, क्योंकि अक्सर लोग जाड़े के मौसम में जल्द ही घरों में चले जाते हैं। हवा बहुत तेज तेज चल रही थी। मुझे डर था मैं कहीं फिर उस दरिंदे के हाथ में ना आ जाऊं, इसलिए तेजी से चलते चलते मैं आखिरकार सड़क पर पहुंच गई थी। वहां पर बहुत सी गाड़ियां और रिक्शा गुजर रही थी। मैं जल्दी से एक रिक्शा में बैठी और मेरे मुंह से न जाने कैसे निकल गया कि भैया, मुझे अगले शहर जाना है। वो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद मुझे यहाँ ले आया। मैं गांव में रहती थी और मेरी पसंदीदा जगह शहर में थी। ये शहर हमारे गांव से बहुत दूर है, इसलिए मुझे यहाँ तक आने में बहुत देर लग गई। अभी मुझे यहाँ आए हफ्ता भी नहीं गुजरा कि आज आप मिल गई। उसकी चमकती आंसुओं से भरी निगाहें मेरे दिल में उतर रही थी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरी बातों से शायद इसे सुकून महसूस हुआ था, क्योंकि उसके आंसू और उसका डर कम हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मोहन भी घर आ गया। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मैं और सनम ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो सनम को देखकर चौंका और बोला, ये कौन है? मैंने उसे आंख के इशारे से खामोश रहने को कहा और वो फौरन चुप हो गया। तब मैंने उसे बस इतना बताया कि ये मेरी जानने वाली है और ये अब यहीं रहेगी। उसने एकदम चौंक कर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर चुप हो गया। मैं जानती थी उसे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। थोड़ी ही देर बाद कमरे में जाते ही मोहन ने मुझ पर सवालों की बारिश कर दी। ये कौन है? कहां से आई है? यहाँ क्यों रहेगी? और तुम्हारी क्या लगती है ये? तब मैंने उसे बताया कि 5 साल पहले जो परिवार मेरे मायके के घर के पीछे रहा करता था, ये उन्हीं स्वर्गवासी माँ बाप की बेटी है और ये अक्सर मेरे पास आया करती थी। तब से मुझे ये बहुत प्यारी लगती है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मैंने सनम की सारी समस्याएं मोहन को बता दी। वो एकदम गुस्से में बोला, ये तुमने क्या कर दिया? अगर उसके घरवाले यहाँ तक आ गए तो वो तुम्हें और मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने उसे समझाया कि ये शहर है और हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि वो इस बच्ची पर जुल्म करेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन मोहन किसी तरह भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान हम दोनों का होगा। मैंने उसे समझाया कि ये हमारे पास सुरक्षित है, किसी को कोई शक नहीं होगा। इंसानियत के नाते ही सही उसे घर में रहने की अनुमति दे दो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए और मुझे भी जरा तसल्ली हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह ख्याल मुझे कितना भारी पड़ सकता है। खैर, दिन गुजरते चले जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सनम खुद को मेरे घर में सुरक्षित महसूस करने लगी, लेकिन बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी। अक्सर खामोशी रहती थी और उसकी यह खामोशी इसकी मासूमियत को 4 चांद लगा देती थी। उसकी आंखें बहुत चमकदार थी, जिनमें उसके बेहतरीन भविष्य की झलक नजर आती थी। वो अब 16 साल की होने वाली थी। मैंने उसका एडमिशन शहर के बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया था और मेरी ही गाड़ी उसे रोज कॉलेज से लेने और छोड़ने का काम करती थी। वहां जाकर भी उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। वो वैसे ही खामोश मिजाज की लड़की थी। इसका बीए पूरा होने वाला था। मुझे उसकी बहुत आदत हो गई थी। मेरी औलाद नहीं थी, लेकिन सनम के आ जाने से मेरी तन्हाई दूर हो चुकी थी। अब हम सब पास्ट को बुलाकर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन घर की घंटी बजी। लेकिन घंटी बजाने वाले को न जाने क्या जल्दी थी कि उसने बेल से 1 सेकंड के लिए भी हाथ नहीं उठाया। हम सब तेजी से कमरे से बाहर आ गए। जैसे ही हम बाहर आए, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी को लंबे हाथों के साथ ताव देते हुए मूंछों वाला आदमी अपने साथ 4 से 5 आदमी लेकर घर में दाखिल हो चुका था। उसे देखते ही सनम मेरी ओट में छिप गई। उसी समय मुझे समझ आ गया कि आज कोई कयामत आने वाली है। वो आदमी कह रहा था कि आखिर कब तक तुम हमारी बच्ची को अपने पास रखोगी?
एक ना एक दिन इसे हमें ले ही जाना था, और वो दिन आज आ गया है। हमारे सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि सनम का चाचा था, वही आदमी जिसने सनम को घर से भागने पर मजबूर कर दिया था। मोहन मेरे पहलू में हैरान परेशान खड़ा था। मेरी तो जान हलक में आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मैं इतनी आसानी से सनम को उस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकती थी। वो बेचारी मासूम से बच्चे की तरह सिर्फ मेरे सहारे खड़ी थी। वो शख्स आगे बढ़ रहा था। उसने बेरहमी से सनम का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, ये मोहन की पत्नी है। उस शख्स का बढ़ता हाथ वहीं रुक गया और मोहन ने एकदम मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। सनम की कपकपाहट सन्नाटे में बदल गई थी। सनम के चाचा ने कहा, ये क्या बकवास कर रही है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बकवास नहीं कर रही, यही सच है, ये मेरे पति की पत्नी बन चुकी है। तब वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी वहशत थी। हमारी तरफ शोला भरी नजरों से देखते हुए वो एकदम झटका और मोहन से बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ही वक्त में दो दो पत्नियां रखते हुए? मोहन चुप रहे। मैंने कहा कि खबरदार, मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने पति की कितनी भी शादी कराऊं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो हंसा और बोला कि अगर शादी हुई है तो कोई सबूत दिखाओ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये झूठ बोलकर। खैर, मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा कि हम तुम्हें उस पंडित से मिलवा देते हैं, लेकिन अभी वो दूसरे गांव गए हुए हैं। मेरी इस बात पर वो दोबारा हंसा। उसकी हंसी मेरे कानों में जहर घोल रही थी। उसने कहा, ठीक है, मगर हम सनम के बड़े हैं, हमारे सामने उसकी दोबारा शादी होगी तो ही हम इस शादी को मानेंगे। उसकी ये बात करनी थी कि मेरे दिल में एक जोरदार चीख की आवाज आई। मुझे लगा कि आज मैं एक अनाथ बच्ची को बचाते बचाते कहीं खुद इस दुनिया से न चली जाऊं। दिसंबर के महीने में भी मेरा जिस्म पसीने से भीग रहा था और मोहन की आंखों में सवाल अब गुस्से में बदलने लगे थे। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान करे मोहन कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, और ऊपर वाले ने मेरी इज्जत भी रख ली थी। मैंने पीछे मुड़कर सनम की तरफ देखा तो वो बेचारी डर से कांप रही थी और उसके आंसू लगातार उसके चेहरे पर बह रहे थे। मेरे पास उस समय सनम को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। सोचा कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए ये शादी करना कोई पाप नहीं है। मैंने फौरन इस शादी के लिए हामी भर ली। पंडित जी को बुलाया जा रहा था। मोहन ने मुझे अकेले में बुलाया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस लड़की को मेरे सर पर क्यों बैठा रही हो? मैंने मोहन के आगे हाथ जोड़े और उसे कहा, प्लीज ये शादी कर लो, इस बच्ची की जिंदगी का सवाल है, बस ये मामला रफा दफा हो जाए फिर तुम उसे तलाक दे देना। मेरे जुड़े हाथों को देखकर वो मान गया। सनम बेचारी तो गुमसी बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे गले लगाकर प्यार किया, उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी भी आ चुके थे और मैं अपने पति को अपने हाथों से किसी और के हवाले करने के लिए तैयार थी। सनम की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है और वो इस तरह किसी शादीशुदा मर्द की औरत बन जाएगी। मैंने जिस तरह से ये कड़वा घूंट भरा था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। शादी हो गई थी और हर फेरे के साथ मुझे अपने आप को अंधे कुएं में जाता दिखाई दे रहा था। सनम के चाचा वहां से अपनी भतीजी की शादी होते ही वापस चले गए और हम तीनों की जिंदगी को एक अजीब सी उलझन में फंसा कर छोड़ गए। हम तीनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। काफी देर खामोशी से बैठने के बाद मोहन उठकर कमरे में चला गया। मैं हिम्मत करके सनम के पास गई और उसे भी प्यार किया। वो शायद मुझे अपनी तकलीफ शब्दों में बता नहीं सकती थी और मैं खुद भी कुछ ऐसी ही हालत से दो चार थी, लेकिन उस समय मुझे मजबूत रहना था। मोहन इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। मैं उसे समझाती रहती थी, ये सिर्फ नाम की शादी है, तुम कुछ दिनों में ही सनम को तलाक दे देना, लेकिन वो अब और ज्यादा खामोश हो गया था। मेरा हर दिन उन दोनों को तसल्ली देने में ही गुजर जाता था। मैं खुद अपनी जिंदगी से उकताने लगी थी। हम पर सनम के चाचा की कड़ी नजर थी। वो 2 बार घर के चक्कर लगा चुका था, इसलिए इतनी जल्दी मोहन सनम को तलाक नहीं दे सकता था। अभी इस शादी को 2 महीने ही गुजरे थे
कि एक दिन मेरा भाई लंदन से अचानक मेरे घर आ गया। 2 महीनों में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराई थी। मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा था और लंदन में ही पढ़ता था। मेरी उसमें जान बसती थी। मोहन और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए मोहन भी उसे देखकर खिल उठा था। वो बहुत खुश मिजाज का इंसान था। वो हर समय खुश रहता था और दूसरों में भी खुशियां बांटता था। जब वो आया तो मैंने उसे सनम से भी मिलवाया। वो सनम की तरफ देखते ही कहीं खो सा गया था और उसकी नजरें मैंने फौरन पढ़ ली थी। मेरे दिल में उस समय एक नया ख्याल उभर आया था। खैर, वो नहा धोकर खाने की मेज पर आ बैठा। सनम और मोहन भी मेरे साथ मौजूद थे। मैं अपने भाई को सनम और मोहन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने मोहन को भी रोक दिया था कि वो कुछ भी ना बताए। मेरा भाई हमेशा की तरह मजे से बातें बताने लगा, कुछ अपने दोस्तों के बारे में तो कुछ अपने बारे में। उसकी बातें सुनकर सनम भी आज मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत हसीन लगती थी। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। आजकल वो जरा बोलने लगी थी, लेकिन हमारे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई के साथ। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी थी कि मेरा भाई और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ मोहन के दिल में सनम के लिए एक अजीब सी नफरत थी और सनम भी उसका सामना करने से कतराती थी। ये बात मुझे परेशान कर दिया करती थी। मैं जानती थी कि मोहन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस तरह एक घर में बिल्कुल खामोश होकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। एक दिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो सनम को पसंद करता है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा वहम भी उठ रहा था कि अगर मेरे भाई को हकीकत मालूम हुई तो वो क्या करेगा। मैंने इस बारे में कभी किसी को भी नहीं बताया था। कोई नहीं जानता था कि मैंने अपने साथ एक अनाथ बच्ची रखी हुई है। खैर, इस समय मुझे ये बात सनम और मोहन को बतानी थी। सबसे पहले मैं सनम के पास गई और उसे बताया कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तब उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोली, लेकिन मेरी शादी तो मोहन से हो चुकी है। तो मैंने उसे कहा, ये तो नाम का रिश्ता है मेरी गुड़िया, एक फर्जी शादी है जिसे जब चाहे खत्म की जा सकती है। तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, जिससे मोहन को भी ये बातें जानकर कुछ बुरी नहीं लगी। मैंने मोहन से कहा कि तुम उसे तलाक दे दो ताकि मैं उसकी शादी अपने भाई से करवा दूं। मोहन ने कहा, ठीक है, अभी तो मुझे मीटिंग के सिलसिले में इस शहर से बाहर जाना है। जैसे ही वापस आऊंगा तो इसे तलाक दे दूंगा। मैंने मोहन के वापसी के अगले दिन उन दोनों की मंगनी की तारीख तय कर दी। इस शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे और मुझे कभी अपने पति और सनम के रिश्ते को लेकर कोई शक भी नहीं था। मुझे ये ही लगा कि मोहन कभी भी सनम के साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरा एक ही भाई था, इसलिए मैं जोरों शोर से तैयारी कर रही थी। अब तो आसानी से सनम की शादी मेरे भाई से हो सकती थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन उन्हीं तैयारियों के दिनों में ही एक दिन अचानक सनम की तबीयत काफी खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मेरे होश तक उड़ गए थे। मुझे लगा था कि शायद मेरे सर पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। मैं लगातार सनम के चेहरे की तरफ देखने लगी तो उसने निगाहें नीचे कर ली। डॉक्टर ने बताया कि सनम मां बनने वाली है। आज मेरी ताकत जवाब दे चुकी थी। सनम से मुझे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं उसे घर ले आई और आते ही पूछा कि ये किसका बच्चा है। तुम जानती भी हो, अगर मोहन और मेरे भाई को ये बात पता चली तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मैंने उससे कहा, अभी इसी वक्त इस पाप को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी थी कि भगवान के लिए दीदी मुझ पर ये जुल्म ना करें। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं उसे घसीटते हुए दरवाजे तक लाई कि अचानक घर के हॉल का दरवाजा खुला और मोहन अंदर दाखिल हुआ। सनम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। मोहन एकदम हड़बड़ा के आगे बढ़ा और उसने सनम को थाम लिया और बोला कि क्या हुआ है, क्यों बेचारी पर जुल्म कर रही हो। मैं उसकी बात पर और तिलमिला उठी। मैंने कहा, तुम नहीं जानते इस बेचारी ने क्या किया है। मोहन ने कहा, क्या किया है इसने, मुझे भी तो बताओ। तब मैंने उसकी तरफ देखा और बोली कि ये किसी के साथ मुंह काला करके आई है और ये मां बनने वाली है। तब मोहन के मुंह पर एक मुस्कुराहट उतर आई और उसने कहा, सच में सनम तुम मां बनने वाली हो। तब मैंने सवालिया नजरों से मोहन की तरफ देखा और बोली कि तुम हंस क्यों रहे हो।
तब मोहन ने कहा, खुश होने की तो बात है, मैं बाप बनने वाला हूँ, ये मेरा बच्चा है। इसके शब्द अभी मुंह में ही थे कि मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो और मैं एकदम लड़खड़ाकर पीछे को हुई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अच्छाई मुझ पर इतनी भारी पड़ सकती है। मैंने मोहन की तरफ देखा और हिम्मत जुटाकर बोली कि मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे आंसू बार बार मेरे गले में अटक रहे थे। मोहन ने कहा, इसमें गलत क्या है? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब चाहे जोड़ दिया और जब चाहे तोड़ दिया। और वैसे भी हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। तुम आज तक मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकी और मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे सनम ने मेरा हक दिया है और मैंने ही सनम को रोका था ताकि तुम्हें कुछ पता ना चले। वो तो इस सब के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे रिश्ते को कायम रखने के लिए मनाया था। अभी हम ये सारी बातें कर ही रहे थे कि मेरा भाई भी आ गया। वो शायद ये सब कुछ सुन चुका था। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत गलत था। सनम की आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन इस वक्त वो मुझे जहर लग रही थी। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह इस मुश्किल समय का सामना करूं। मैं कमरे में जाते ही रोने लगी। कोई औरत कैसे अपने पति के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त कर सकती है? फिर अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं गलत रो रही हूं। मेरे आंसू बेकार हैं। जब मोहन खुश है तो फिर मैं क्यों जोर डाल रही हूं? और मोहन की बात गलत तो नहीं थी। औलाद कौन नहीं चाहता है? मोहन की ख्वाहिश नाजायज तो नहीं है। उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है। मैंने खुद उस मासूम लड़की की शादी करवाई थी और मोहन तो मर्द है। उसने अपना हक ही तो मांगा है। वो तो सनम को पसंद भी नहीं करता था। उसने सब मेरी मोहब्बत में ही तो किया था। बस उन्हीं सोचों में गुम मैं वहां से एक फैसला करके उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल आई। मेरे दिल से मानो वो बोझ हट गया था। मैं सीधी सनम के पास गई और उसे गले से लगा लिया। मैं उसे सच्चे दिल से स्वीकार कर चुकी थी। मोहन भी बहुत खुश था। मोहन की मोहब्बत कम नहीं हुई थी। मेरा भाई अगले ही दिन वहां से लंदन चला गया था। उसने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया था। हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। हम सब एक साथ रहते हैं और बहुत खुश भी हैं। सनम बिल्कुल मुझे छोटी बहन की तरह प्यारी है। सनम का बेटा मुझे बड़ी माँ कहकर पुकारता है। सनम मेरी बहुत इज्जत करती है और सनम का बेटा मेरे मोहन का खून है, उसकी औलाद है, इसलिए वो मुझे दिलो जान से प्यारा है। अगर मैं उस समय कोई गलत कदम उठा लेती तो शायद मैं अपने साथ मोहन और सनम की जिंदगी भी बर्बाद कर बैठती। भगवान ने मुझे किसी बड़े पाप से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।